हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसी थ्रू आरसी सर्किट। यानी हम लोग इस वीडियो में आरसी सर्किट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और आरसी सर्किट में हम लोग कई तरीके के चीजों को समझेंगे, जैसे आरसी सर्किट का सर्किट डायग्राम कैसा होता है, उसका फेजर डायग्राम, उसका फेज एंगल, उसका पावर फैक्टर, उसका एडमिटेंस, उसका इम्पीडेंस, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। और इसी में आरसी सर्किट का सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को हम लोग देखेंगे, जिस तरीके से हमने क्या एलआर सर्किट में देखा था इससे पिछले वाली वीडियो में। तो अगर आप पिछले वाली वीडियो नहीं देखे तो वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था और हर एक चीज को, क्योंकि वो आपका नया था। ठीक है, एलआर सर्किट वो नया था और उसमें हम लोग इंपीडेंस, एडमिटेंस, ये सब नया माने वर्ड को हम लोग समझ रहे थे। तो वहां पर मैंने काफी अच्छे तरीके से और काफी विस्तार से समझाया था। तो अगर आप इन सारी चीजों को अच्छा से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग उसी टॉपिक्स को बात करेंगे, फेज एंगल, ये सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, उतना ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिटो सेम टू सेम है, हर सारी चीजें सेम है। खाली उसमें एलआर सर्किट था, इसमें आरसी सर्किट आ गया, एल की जगह इसमें सी आ गया। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं पिछला वाले वीडियो तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के देख लीजिए। ठीक है, पहले एलआर सर्किट को आप लोग अपना क्लियर कीजिए, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों आरसी सर्किट होता क्या है। यानी आरसी सर्किट, सबसे पहले ये आरसी सर्किट में यहां पर आरसी का मतलब क्या है, ये आर और सी क्या है। तो यहां पर आर का मतलब है रेजिस्टेंस, और यानी एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, और सी का मतलब है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका डिफिनेशन क्या बना दोस्तों, द इलेक्ट्रिकल, और साथ ही साथ आप लोग भी अपना फेयर कॉपी में लिखते चलिए, हाँ ना, ताकि क्या होगा ना, अच्छा एक प्रॉपर नोट्स बनता चला जाएगा। तो द इलेक्ट्रिकल सर्किट डेट कनेक्टेड with the register of resistance small capital R and a capacitor of capacitance C to the alternating voltage source, is called क्या दोस्तों, is called आरसी सर्किट। अब ये जो आरसी सर्किट है ना, ये दो तरीके का होता है। आरसी सर्किट दो तरीके का होता है। तो क्या क्या होता है, एक होता है आपका आरसी सीरीज सर्किट, एक होता है आपका आरसी पैरेलल सर्किट। तो यहां पर हम लोग आरसी सीरीज सर्किट किसको कहेंगे, तो आरसी सीरीज सर्किट जब आर और सी सीरीज में जुड़ा रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे ये आर है, ठीक है, ये आर है, यहां से यहां तक ये आर है, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, फिर एक कैपेसिटर जुड़ा रहेगा ये वाला। ठीक है, फिर एक कैपेसिटेंस जुड़ा रहेगा जिसका कैपेसिटेंस सी रहेगा, और दोनों ही तार का सिरा को फिर हम लोग इधर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ये जो हुआ दोस्तों आर और सी का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है, सीरीज क्या है, सीरीज सर्किट। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ आरसी सर्किट कितना तरीके का होता है, तो आरसी सर्किट दो तरीके का होता है, एक आरसी सीरीज सर्किट, एक आरसी पैरेलल सर्किट। ये क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग जोड़ दिए आर को, ये आर है, ठीक है, और यहां पर कौन है, कैपेसिटेंस सी। तो ये हो गया दोस्तों, यहां पर करंट जा रहा था आई, यहां भी, और इसका वोल्टेज था, रजिस्टर का वोल्टेज था वी आर, और इसका वोल्टेज था वी सी। ठीक है, यहां पर करंट जाएगा आई, तो ये इसको दो जगह, मतलब ये दो तरीके से जा सकता है, इसको दो का रास्ता मिल रहा है। जैसे करंट जा रहा है तो इसको दो का रास्ता, इसका वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको दो का रास्ता मिल रहा है करंट को, एगो ये वाला रजिस्टर वाला, तो इसमें थोड़ा करंट जाएगा तो IR, इसमें थोड़ा करंट जाएगा तो IC। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ
ये हुआ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट, ये हुआ पैरेलल सर्किट। ठीक है दोस्तों, ये हुआ सीरीज सर्किट, ये हुआ पैरेलल सर्किट। किसका किसका, कोई पूछेगा ये किसका पैरेलल सर्किट है, आर और सी का, रजिस्टर और कैपेसिटर का। ये किसका किसका सीरीज सर्किट है, आर और सी का, रजिस्टर और कैपेसिटर का। ठीक है, तो यहां पर इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज होगा वी आर, इसका वोल्टेज होगा वी सी। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्तों, जैसे आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा था कि सीरीज सर कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन और रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वहां पर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट या फिर वोल्टेज में से कौन सेम रहता था, है करंट या फिर वोल्टेज में से कौन सेम रहता था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है, ये जो आई है, इसके लिए भी वही आई जाएगा, और यहाँ पर आई पार होने के बाद भी यही आई तो यहाँ से भी गुजर के फिर यहाँ पर आई घुस जाएगा। यानी यहाँ पर सीरीज सर्किट में कौन सा चीज सेम रह रहा है, करंट। पैरेलल सर्किट में देखते हैं कौन सा चीज सेम रह रहा है, इसमें जैसे करंट गया तो यहाँ बट गया और यहाँ बट गया, तो सेम क्या है, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पर वी आर ना लिख के दोनों के लिए हम लोग वी लिखेंगे। ठीक है, दोनों के लिए वी लिखेंगे, यानी दोनों में क्या है, सेम वोल्टेज है, और यहाँ पर दोनों में सेम क्या था, करंट था। ठीक है, यहाँ पर अलग क्या क्या था, वोल्टेज अलग अलग था, वी आर और वी सी। यहाँ पर अलग क्या क्या है, यहाँ पर आई आर और आई सी, करंट अलग अलग। तो इतना फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इधर लिखेंगे आरसी सीरीज सर्किट और इधर लिखेंगे आरसी पैरेलल सर्किट, और दोनों ही को एक ही साथ समझते चलेंगे, एक ही साथ। ऐसा नहीं कि हम डिफरेंस लिख रहे, हम डिफरेंस नहीं लिखेंगे, हम आपको दोनों ही को समझाने के लिए एक ही साथ लिखेंगे। इसको भी एक साथ लिखेंगे, इसको भी एक साथ लिखेंगे, ताकि क्या होगा, अगर मान लेते कहीं कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया तो वही वाला टॉपिक उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं दोनों को साथ ही साथ लेकर चलूंगा। तो फिलहाल आप लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं दोस्तों, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को एक ही साथ समझते चलते हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक को समझेंगे, जैसे इसमें सर्किट डायग्राम पहले छापते हैं, फिर फेज डायग्राम छापेंगे यानी फेजर डायग्राम, फिर इसमें एडमिटेंस छापेंगे, इंपीडेंस छापेंगे, सब कुछ छापेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हम समझेंगे यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम जो अभी अभी छापे थे दोनों के लिए वही वाला है। तो इधर सीरीज सर्किट में, सीरीज में पहले कौन है, आर, तो पहले आर को लिखेंगे। ऐसे आप अलग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले सी को भी छाप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सी, तो सी कैपेसिटर का सिंबल इस तरह होता है, और इसको अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स एसी से जोड़ दिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, करंट आई जा रहा है। ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, और इसका वोल्टेज VR है और इसका वोल्टेज VC है, करंट दोनों के लिए सेम रहेगा। ये हो गया सर्किट डायग्राम, ये हो गया सर्किट डायग्राम। किसका, कोई पूछेगा किसका ये वाला सर्किट डायग्राम, तो ये है आपका आरसी का सर्किट डायग्राम। ठीक है, आरसी सर्किट का सर्किट डायग्राम। इधर यही वाला छापते लेकिन पैरेलल में छापेंगे। ये वाला समझ में आ गया ना कैसे छापे, अब उसी तरह से ये वाला भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स और यहां से करंट आई निकला है। ठीक है, यहां से जा रहा है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, और यहां से ये पहले कौन है, आर माने रजिस्टर, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, और यहां पर फिर कौन रहेगा, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, ये R है, ये C है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये करंट आगे आया तो यहां पर बढ़ गया IR, यहां पर बढ़ गया IC। C किस लिए दे रहे, कैपेसिटेंस के लिए, R किस लिए दे रहे, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, और इसमें सेम क्या रह रहा है, वोल्टेज, तो यहां भी वोल्टेज V, यहां भी वोल्टेज V। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों मेरा क्या, पैरेलल सर्किट। किसका किसका, R और C का, रजिस्टर और कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। तो ये हो गया मेरा सर्किट, क्या, सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। देखिए बिल्कुल एकदम मैं आराम से समझाऊंगा आपको, कोई चीज आपको मैंने स्किप नहीं करूंगा, एकदम अच्छा से, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसको और अच्छा से मैं बताऊंगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहाँ भी सेकंड पॉइंट में हम फेजर डायग्राम छापेंगे, और जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है फेजर डायग्राम में, कैसे वो पहचान नहीं पाते कि फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में बात किया था रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। तो वो वीडियो हम लोग इसीलिए बताए थे ताकि आपको ये वाला बता सकूं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला निकालने के लिए हम वो वाला वीडियो बनाए थे। ठीक है, कौन वाला, उसका टाइटल है रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। किस लिए वाला वीडियो बनाए थे, ताकि आपको ये फॉर्मूला पता चल सके। इसी फॉर्मूला को हम लोग उस वीडियो में डेरिवेशन किए थे,
वोल्टेज दिया था जिस तरह यहाँ पर दिया है, करंट निकाले थे, तो ये करंट का जो वैल्यू आया था ये रेजिस्टिव सर्किट में आया था। ये किसके लिए आया था? ये आया था रेजिस्टिव सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में। और वो भी कैसा रेजिस्टिव सर्किट? एकदम प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर कहने का क्या मतलब है कि उस सर्किट में केवल रेजिस्टर रहेगा, कैपेसिटेंस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं, ना इंडक्टर रहेगा ना कैपेसिटर रहेगा, केवल रेजिस्टर रहेगा और अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स, बस उसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो वहां पर हमने आई का फॉर्मूला ये वाला निकाला था। तो यहाँ पर आई का देखिए, तो यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी, आर कुछ प्लस माइनस फाइव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी इसमें फेज एंगल नहीं है, इसमें फेज एंगल नहीं होता है। तो इसमें साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों सेम फेज में है। ठीक है, ओमेगा टी क्या है? फेज है, फेज एंगल नहीं है, फेज है। ठीक है, तो ओमेगा टी यानी दोनों में क्या है? साइन ओमेगा टी यानी दोनों सेम फेज का है। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज इधर जा रहा है, अगर वोल्टेज V बराबर VR इधर जा रहा है, मतलब ये क्या रेजिस्टर के लिए वोल्टेज VR है, तो इसके लिए जो करंट का फॉर्मूला रहेगा वो भी IR रहेगा और इधर ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी इसमें सेम डायरेक्शन में रहता है, सेम डायरेक्शन IR। ठीक है, ये होता है मेरा कैसा सर्किट में? रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में रहता है, करंट और वोल्टेज एकदम सेम फेज, साथ साथ चलता है। उसके बाद कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर तो ठीक है साइन ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं। लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में साइन ओमेगा टी तो होता है, साइन ओमेगा टी तो होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस 90 डिग्री आ जाता है, पाई बाय 2। लेकिन ये कैसा? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में ये मैंने आपको बताया था। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, यानी साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री ज्यादा आ गया है ना, साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री ज्यादा आ गया। किसकी तुलना में? वोल्टेज की तुलना में। देखिए इसमें 90 डिग्री है नहीं है, इसका मतलब इसमें 90 डिग्री कमी है और इसमें 90 डिग्री का अधिकता है ना, इसमें ज्यादा है। तो ये था कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना। तो यहाँ पर जो वोल्टेज यदि मान लेते हैं वोल्टेज अगर इस तरीके से देखा जाए कि वोल्टेज मान लेते ये है, तो करंट उससे ज्यादा, यानी करंट ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री करंट उससे ज्यादा है, करंट और वोल्टेज इधर है, ये सी कैपेसिटिव सर्किट के लिए। इस तरह इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम नाम का और कोई भूत नहीं है, इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर और जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में कौन सा चीज सेम रहता है? करंट सेम रहता है। तो करंट को हम लोग दिखा देते इधर, इस लाइन में करंट को दिखा देते सी, ठीक है, IC। और अब हम लोग करंट के तुलना में वोल्टेज को देखें, तो करंट के तुलना में वोल्टेज क्या है? 90 डिग्री ज्यादा है ना कम है? इसमें 90 डिग्री नहीं है, तो इसमें 90 डिग्री कम है, तो कम है माने इसको नीचे छाप देंगे, समझ रहे? इसको नीचे छाप देंगे इस तरीके से। कितना कम है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप 90 का साइन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 90 का साइन नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? क्योंकि ये मेरा प्योर कैपेसिटिव सर्किट नहीं है, ये तो RC सर्किट है ना। वो तो होता है प्योर किसमें? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में होता है। जब यहाँ पर प्योर लिखा रहेगा तब यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अब ये वाला सोच रहे हैं कि आप लोग ये ऊपर है ये नीचे है, कैसे? यहाँ पर VC, ये कोई ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पर VC देखिए नीचे ही है। किसकी तुलना में? करंट की तुलना में। यहाँ भी देखिए करंट की तुलना में VC नीचे में ही है, ये सेम है। इसी को थोड़ा पलटा के यहाँ पर लिखा गया है ना, इसको पलट दिया, IC उधर चल गया और VC नीचे रह गया, इसको इधर पलटा दीजिए, एकदम बढ़ जा रहा है ना। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में इस तरह से होता है, और यही मेरा फेजर डायग्राम, और कुछ फेजर डायग्राम नाम का भूत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला देख लिया, क्या? सीरीज सर्किट देख लिया। उसी तरह से पैरेलल सर्किट में यही रहेगा, डिट्टो यही। इसमें सेम क्या रहता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखिए VR, लेकिन VR नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है, तो ओनली V लिख देंगे, यहाँ पे V। और इसमें सेम उसी फेज में कौन रहता है? रजिस्टर। देखिए R लगा हुआ, R माने ये वाला साइन ओमेगा टी, वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी, करंट भी साइन ओमेगा टी, तो करंट भी इसी लाइन में होगा, IR। ठीक है, इसमें वोल्टेज देखिए, वोल्टेज कम रहता है करंट की तुलना में। कितना कम रहता है? 90 डिग्री। तो वोल्टेज नीचे रह जाएगा, वोल्टेज नीचे रह जाएगा। देखिए इसमें भी वोल्टेज नीचे है, तो इसमें हम लोग इस तरीके से छाप देते हैं, वोल्टेज नीचे रहेगा, करंट ऊपर रहेगा, IC ऊपर, वोल्टेज नीचे। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग IR VR, इसमें हम लोग I को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिए और इसमें V को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में मेरा करंट सेम रहता है,
तो इसीलिए करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाया, रेफरेंस लाइन में, रेफरेंस के लिए। और ये पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में मेरा क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट तो ही बट ये अलग अलग होता है, करंट वोल्टेज सेम रहता है। इसलिए वोल्टेज को रेफरेंस लेने के लिए हम वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे, उसी की तुलना में हम लोग उसी का कंपेयर करके हम लोग दूसरा को देखेंगे। तो इसमें करंट मेरा क्या रहता है, रजिस्टर में सेम रहता है, देखिए साइन ओमेगा टी उसमें भी रहता है, करंट में भी और वोल्टेज में भी V0 साइन ओमेगा टी। इसमें कैपेसिटर में क्या रहता है, कैपेसिटर में मेरा करंट 90 डिग्री ज्यादा होता है, यानी करंट ऊपर रहेगा, तो करंट 90 डिग्री ऊपर, और वोल्टेज मेरा 90 डिग्री कम है, देखिए ओनली V0 साइन ओमेगा टी, इसमें कोई π/2 नहीं है, यानी वोल्टेज मेरा नीचे रहेगा। समझ में आ गया, इसी को बोलते फेजर डायग्राम। अब साफ सुथरा जो वहां पर अंदर में की ना, उसको जूम करके नीचे लिख देंगे, और ये मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, उसको पॉइंट के रूप में हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि फेजर डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर फेजर डायग्राम को हम लोग छापेंगे दूसरा पॉइंट में। ये सर्किट डायग्राम खत्म हो गया, अब फेजर डायग्राम। तो देखते हैं फेजर डायग्राम में, देखिए एकदम फेजर डायग्राम छापने का मैं आपको गरदा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको देख के छाप दीजिए। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आई, तो यहाँ पर आई आर नहीं लिख के हम ओनली आई लिख देते, काहे, क्योंकि आई सेम रहता है, तो सेम माने दोनों के लिए आई, तो इसमें अलग अलग लिखने का क्या जरूरत है, ये आई वही वाला वहां पर चल के आई गया है, तो आई आर और आई से अलग अलग दिखाने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आई, ठीक है, आई सेम लाइन में कौन है, आई, यहाँ पर सेम लाइन में कौन है, यहाँ पर सेम लाइन में कौन है, वोल्टेज भी। अब देखिए, अब ये आई हो गया, आई हो गया, और इसी लाइन में देखिए वी आर भी है, तो इसी लाइन में वी आर भी है, वी आर, और वी आर और VC नीचे में, देखिए VC नीचे में, तो VC को नीचे कर दिए, ठीक है। वो लग गया है, उसको जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, वो अपना चल गया एक सीधी रेखा में, उससे हमको मतलब नहीं। यहाँ पर जो अलग अलग है उसको यहाँ पर फेजर डायग्राम में दिखाया जाता है, जो अलग अलग, जैसे वोल्टेज और वोल्टेज रजिस्टर के लिए और वोल्टेज कैपेसिटर के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर वोल्टेज रजिस्टर के लिए VR और कैपेसिटर के लिए VC, वोल्टेज कैपेसिटर में कम होता है। अब इसके लिए ये अलग चल गया, ये अलग चल गया, तो टोटल यदि हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर देना पड़ेगा, रिजल्टेंट नेट वोल्टेज कितना आया, टोटल वोल्टेज V, इसको ओनली V लिखेंगे, ठीक है, टोटल वोल्टेज V। और यहाँ से ये कितना नीचे है, फाई एंगल नीचे, फाई एंगल, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये जो करंट है, अब ये वाला भूल जाइए, ये जो करंट है, करंट की तुलना में ये वाला जो वोल्टेज है वो फाई एंगल कम रहता है, ये जो करंट की तुलना में वोल्टेज है वो फाई एंगल कम रहता है। और इस कमी को फिजिक्स का भाषा में क्या, वो एक वर्ड लिखेंगे, लैग कर रहा है, लैगिंग। तो यहाँ पर एक डायलॉग हम लोग लिखेंगे नोट में करके, नोट करके एक डायलॉग आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा कि करंट, करंट से पहले वोल्टेज लिख लीजिए, वोल्टेज, वोल्टेज इज लैगिंग बाय एंगल फाई, बाय एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू करंट। देखिए करंट की तुलना में वोल्टेज नीचे, कितना नीचे, फाई एंगल, वही लिखा नीचे, यानी कमी, कमी कितना कमी है, लैगिंग का मतलब होता है कमी, लैगिंग का मतलब कमी, बाय एंगल फाई, फाई एंगल विद रिस्पेक्ट टू करंट। इसको आप दूसरा भाषा में भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड में, कि अब करंट ज्यादा है वोल्टेज की तुलना में, कितना ज्यादा है, फाई एंगल ज्यादा है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कि करंट इज, तब वहां पर लैगिंग नहीं लिखेंगे, वहां पर लिख देंगे लीडिंग, लीड करना मतलब आगे बढ़ना। तो करंट मेरा लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, फाई एंगल आगे बढ़ रहा है, किसकी तुलना में, वोल्टेज की तुलना में। तो करंट इज लीडिंग बाय एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ये लिख देना है। तो आप दोनों में से कोई भी डायलॉग लिख सकते हैं। यहां पर देखते हैं, ये फेजर डायग्राम कंप्लीट, यहां पर लिख दीजिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब ये जो फेजर डायग्राम है, अच्छा यहाँ पर देखिए, तो ये वाला जो एक त्रिभुज के जैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज के जैसा, यहाँ पर 90 डिग्री यदि लिख देंगे, छाप देंगे 90 डिग्री का सिंबल तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, या फिर कोई भी त्रिभुज मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब तो हमको भी दिख रहा है वोल्टेज, तो इसका नाम दे देते हैं वोल्टेज ट्राइंगल, वोल्टेज ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट दिखेगा, इसलिए इसका नाम करंट ट्राइंगल देंगे। देखिए कैसे, देखिए सेम लाइन में कौन है, वोल्टेज, ठीक है। अब ऊपर में देखिए कौन दिख रहा है, यहाँ पर उसी लाइन में करंट है IR, तो इसी लाइन में कौन है, करंट IR। और ये देखिए यहाँ पर जो करंट IC है वो ऊपर जा रहा है, तो इसको थोड़ा हम लोग नीचे छापते हैं, ये भी है, ये यहाँ पर कौन है, इसी लाइन में IR, ठीक है। और देखिए ये जो IC है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है IC,
आई सी ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया, इस तरीके से 90 डिग्री बनाते हुए, लेकिन पूरा 90 रहता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आई आर, ये हो गया आई सी, और दोनों टोटल जोड़ने के लिए ये वाला टोटल कितना करंट, ये वाला आई, ये हो गया। अच्छा, ये जो आई है ये इस वोल्टेज से कितना एंगल ऊपर है, 5 एंगल ऊपर है। ये फाई का वैल्यू कितना होगा, ये जो फाई का जो भी वैल्यू होगा हमको नहीं पता कितना होगा, वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा। ये जो फाई है वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा, हमको नहीं पता कितना होगा, ठीक है। लेकिन पक्का 90 डिग्री भी नहीं होगा और पक्का 0 भी नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा, खाली 90 से 1-2 एंगल कम होगा, 1-2 डिग्री। कितना होगा, 87 हो सकता है, 88 हो सकता है, 85 भी हो सकता है ना, वो फिक्स नहीं, लेकिन 90 से कम होगा। ये वाला देखिए, तो यहां पर भी आई दिख रहा है, यहां भी आई दिख रहा है, यहां भी आई दिख रहा है, तो ये जो फेजर डायग्राम हुआ उसको बोलेंगे करंट ट्रायंगल। करंट ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज है इसका नाम हम लोग दे दिए करंट ट्रायंगल, ठीक है। और ये भी एक फेजर डायग्राम है, तो यहां भी आप फेजर डायग्राम लिख सकते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है। इतना क्लियर है। और यहां पर भी आप नोट करके एक डायलॉग लिख लीजिए। देखिए यहां पर वोल्टेज के हिसाब से लिखे थे, अब हम लोग करंट के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। दोनों ही लिख देंगे, आप चाहे इसको लिख सकते हैं चाहे उसको लिख लीजिए, बराबर। यहां पर भी हम वही वाला डायलॉग लिखेंगे कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, देखिए ये जो वोल्टेज है वो करंट की तुलना में 5 एंगल कम है, नीचे है। देखिए ये जो वोल्टेज है ये करंट की तुलना में 5 एंगल नीचे ही, वोल्टेज इज कमी यानी लैगिंग बाय एंगल 5 विद रिस्पेक्ट टू करंट। या फिर दूसरे भाषा में ये जो करंट है वो वोल्टेज की तुलना में 90 डिग्री, 90 नहीं बोलेंगे, 5 डिग्री ऊपर है। ये जो करंट है वो इस वोल्टेज की तुलना में 5 डिग्री ऊपर है, यानी लीड कर रहा है। तो हम लोग दूसरा भाषा में जो लिखेंगे यानी दूसरा वर्ड में वो इधर लिख देते, तो लिखेंगे करंट इज लीडिंग। आप दोनों ही लिख सकते हैं, लीडिंग का मतलब अधिक, करंट इज लीडिंग बाय एंगल 5 विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज की तुलना में, देखिए वोल्टेज की तुलना में करंट मेरा ज्यादा है, कितना, 90 डिग्री। ऐसा बार बार 90 बोल रहे, 90 डिग्री नहीं, ये जो फाई का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा, इसलिए बार बार मुंह में 90 डिग्री आ जा रहा है। तो करंट इज लीडिंग कितना, 5 एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। करंट जो है वो मेरा 5 एंगल ज्यादा है, किसकी तुलना में, वोल्टेज की तुलना में। करंट वोल्टेज से 5 एंगल ऊपर है। इतना आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा, और बहुत आसान तरीके से मैं इस जटिल कॉन्सेप्ट को समझाया, बहुत आसान तरीका में। अगर आप 1-2 साल बाद यदि या फिर इसी साल आपका बोर्ड एग्जाम आते आते अगर आप भूल गए इस चीज को कि ये वाला आईसी ऊपर क्यों गया और यहाँ पर VC नीचे क्यों आया, तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम के समय आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। फिलहाल आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा पॉइंट में ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, लंब का स्क्वायर VC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर VR का स्क्वायर हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर इसमें था तो हटा तो इसमें रूट चढ़ गया। तो ये हो गया वोल्टेज का मेरा फॉर्मूला आ गया, नेट वोल्टेज का, ठीक है। इधर भी वही वाला लिख देते हैं 3 नंबर में। इधर क्या है, नेट करंट है, तो फॉर्मूला बनेगा I बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, IC का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चौथा पॉइंट ध्यान से देखिए, ये भी है, ये भी, और इसमें R लगा हुआ है, यानी ये रेजिस्टर का बात हो रहा है। तो रेजिस्टिव सर्किट में V बराबर ओम्स लॉ से IR होगा, V बराबर IR ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर रेजिस्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस R होगा, तो यहाँ कैपेसिटिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हाँ, VC का जो यानी जो कैपेसिटर का जो मेरा रेजिस्टेंस होता है उसको XC बोलते। मैंने आपको नहीं बताया था, XL, XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था, वो रेजिस्टेंस ही तो था एक तरीके का। XC क्या था, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और XC क्या है, सॉरी XL क्या था, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और XC क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। तो यहां पर हो जाएगा, तब फिर यहां पर V बराबर यानी VC बराबर हो जाएगा IXC,
V बराबर आई आर होता है ना, तो यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, एक्सी कर रहा है। तो यही वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखना चाहते हैं हम, ठीक है। VC बराबर हो जाएगा आई एक्स सी, और यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा आई जेड। ये जेड क्या है, इंपीडेंस, यही तो जेड है इंपीडेंस, और क्या इंपीडेंस, यही तो जेड है। तो यहाँ पर देखिए सब में आई आई कॉमन दिख रहा है, ये आई कॉमन दिख रहा है, मन ही मन उसका हटा देते तो मेरा एक नया ट्रायंगल बनता है, एक मेरा पास नया ट्रायंगल मिलता है। ये वाला जो है ये हो गया मेरा आर का, और ये वाला जो है ये मेरा एक्सी का, और ये वाला जो है ये है मेरा जेड का, और ये एंगल कितना से है, फाइव से। तो मेरा एक नया ट्रायंगल मिल रहा है, जेड का ट्रायंगल। जेड क्या है, इंपीडेंस, तो इस ट्रायंगल का नाम होगा इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या नाम हो जाएगा, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो उसी तरीके से दोस्तों हम लोग इधर भी इंपीडेंस निकालने का प्रयास करेंगे। तो इधर देखते हैं इंपीडेंस क्या आता है। तो यहाँ पर आई आर, तो ये ओम्स लॉ इसमें लग जाएगा, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V बराबर होता है आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटा आर। तो यहाँ पर आई आर का यानी आई बराबर हो जाएगा V बटा आर, और यहाँ पर आई सी बराबर हो जाएगा V बटा आर, नहीं यहाँ पर आर का काम कौन करेगा, एक्सी, और यहाँ पर आर का काम कौन करेगा, V बटा आर का काम कौन करेगा, जेड, आर का काम कौन करेगा, जेड। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा हो जाता है तब एक नया ट्रायंगल। अगर हम लोग ऊपर का भी को हटा देंगे तो यहाँ पर एक नया ट्रायंगल हमको मिलता है। क्या मिलता है, एक नया ट्रायंगल मिलता है। ये है यहाँ पर 1 बटा आर, यहाँ है मेरा 1 बटा एक्सी, और यहाँ है मेरा 1 बटा जेड। ये एक नया ट्रायंगल मिलता है, एंगल कितना का है, फाइव का। ये एक नया हमको त्रिभुज मिलता है। इस त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, 1 बटा आर। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। एक्सी, एक्सी क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए, एक्सी क्या है बताइए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, बी, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। और 1 बटा जेड, तो 1 बटा जेड यानी इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है, इंपीडेंस का उल्टा होता है वाई, एडमिटेंस। तो ये जो मेरा ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का नाम रहेगा वाई यानी एडमिटेंस ट्रायंगल। क्या नाम रहेगा, एडमिटेंस ट्रायंगल, ये नाम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, और यहां तक मुझे गारंटी है कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हुआ होगा यहां तक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे पता है। ठीक है, हर बार आप लोग मतलब हर समय स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मतलब जैसे एक पॉइंट हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर दूसरा पॉइंट हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते, क्योंकि हमको एक नया फिर समकोण त्रिभुज मिल गया। तो इसमें एक पाइथागोरस फिर प्रमेय लगाएंगे, तो जेड का, क्योंकि यहाँ पर कर्ण हमको क्या दिख रहा है, जेड, तो जेड कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब मेरा क्या है, एक्सी, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, आर, ये बन गया। और यहां पर फिर उसी तरीके से यहां पर y, तो y कर्ण क्या है, y, तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, b का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, g का स्क्वायर। तो एडमिटेंस बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। ये इंपीडेंस बराबर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्सी का फॉर्मूला आपको पता है ना, एक्सी क्या होता है ना, भूल गए, सब बेच के खा गए क्या, नहीं, 1 बटे सी ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना आपको याद होगा। ये जेड तक हो गया। अब हम लोग दोस्तों हम लोग एक नया देखते, फेज एंगल। 6 नंबर में हम लोग बात करेंगे फेज एंगल के बारे में, फेज एंगल। तब से हम लोग एडमिटेंस, इंपीडेंस, वोल्टेज, फेजर डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इतना चीज हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे फेज एंगल किसको बोलेंगे। तो फेज एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और फाई मेरा निकलता कहां है, tan फाई से। कहां से निकलता है, tan फाई से। तो tan फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, एक्सी, बेस कौन है, आधार आर। तो यहाँ पर जो फाई का फॉर्मूला बना वो tan इनवर्स एक्सी बटा आर, ये मेरा फेज एंगल का फॉर्मूला बना, 1 बटा tan इनवर्स एक्सी बटा आर। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, किसका, रेजिस्टर का। उसी तरह से यहां पर भी हम लोग फेज एंगल बात करेंगे, फेज एंगल इसको डिनोट करेंगे फाई से। तो ये भी कहां से निकलेगा, tan फाई से निकलेगा।
यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या है बी, आधार क्या है मेरा जी। तो फाई का फॉर्मूला क्या बना, टेन इनवर्स, क्योंकि ये टेन टूट के उधर चल गया तो इनवर्स बन गया बी बटा जी। ये दोस्तों फेज एंगल इसमें आ गया। फेज एंगल कहने का क्या मतलब, ये वाला फाई का वैल्यू टू, ये वाला फाई का वैल्यू टू, इसको बोलते हैं फेज एंगल। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। कहीं दिक्कत है क्या? बिल्कुल एकदम बच्चा जैसा मैं समझाते हुए आया हूं, कहीं किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत नहीं होगा कि इसका नाम क्या है उसका नाम क्या है, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किसी किसी चीज के बारे में अगर मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं इससे पहले वाला वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रहा था एलआर सर्किट, तो वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बताया था, जी का नाम इसी में लिखा था, बी का नाम इसी में लिखा था, वाई का नाम इसी में लिखा था। अब बार बार उतना लिखने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, उतना आपको याद हो गया होगा कि बी का नाम क्या है, उसमें था इंडक्टिव ससेप्टेंस, तो इसमें हो जाएगा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। जी का नाम क्या है, उसमें था कंडक्टेंस, तो इसमें भी कंडक्टेंस। वाई का नाम उसमें था इंपीडेंस, सॉरी एडमिटेंस, तो यहाँ पर भी एडमिटेंस। इसमें क्या दिक्कत है? तो यहां तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 6 हो गया, 7 नंबर। तो 7 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, हम डिफरेंस नहीं लिख रहे, मैं आपको शुरू में ही बताया था हम डिफरेंस नहीं लिख रहे, हम आपको दोनों ही को एक साथ समझाते हुए चल रहे पॉइंट बाय पॉइंट। तो अगर आपका एग्जाम में पूछा या फिर क्वेश्चन आया कि आप लोग एक्सप्लेन कीजिए आरसी सर्किट को, एसी थ्रू आरसी सर्किट और आरसी का सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, तो आप इस तरह से लकीर खींच के दोनों तरफ डिफरेंस जैसा लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, वो आप लोग दोनों को एक साथ बनाते हुए चल रहे हैं। अगर आपको कॉपी में और लंबा दिखाना है, 4-5 पेज करना है, तो इसको आप एक पहले इसको खत्म कर लीजिएगा, फिर इसको खत्म कीजिए, उसमें क्या है, अगर पेज बढ़ाना है तो। ठीक है, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये कोई फिक्स नहीं है कि आप लोग 3 नंबर में वोल्टेज ही निकाले, 4 नंबर में इंपीडेंस ट्रायंगल ही निकाले, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इस तरह यदि बताते चलेंगे तो सीरियल बाय हो रहा है। ठीक है, एकदम सीरियल बाय कि इसके बाद ये आता है उसके बाद ये आएगा ही फिक्स से। तो पावर फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं cos फाई से, और cos फाई का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, cos फाई का जो फॉर्मूला होता है, अब cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बेस बटा कर्ण। ठीक है, यानी आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बी, सॉरी ये आर, और कर्ण क्या है, कर्ण जेड। तो ये हो गया दोस्तों, इसमें फाई निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अगर पावर फैक्टर पूछा तो cos फाई निकालना है। अगर पावर फैक्टर एंगल पूछा 8 नंबर में, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल, ये यदि एंगल लिखा रहा है तो यहां पर आपको फाई निकालने बोल रहा है। फाई मतलब कहां से निकलेगा, cos इनवर्स, इसी को लिख दीजिए आर बटा जेड। ये हुआ, देखिए कितना आसान लग रहा है, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है। आर मतलब रेजिस्टेंस, जेड मतलब इंपीडेंस, cos फाई मतलब पावर फैक्टर। देखिए कितना आसान है, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर से आपको पार करवा देंगे, ऐसा नहीं। इसमें भी पावर फैक्टर लिखते हैं। देखिए कोई कोई टीचर जो है ना आपको केवल सीरीज सर्किट पढ़ा के खत्म कर देगा, पैरेलल सर्किट के बारे में थोड़ा सा भी नहीं बताता। जाहिर सी बात है कि इंटर में आपका पैरेलल सर्किट नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा लेवल का भी पढ़ा दे रहा हूँ। डिप्लोमा में आपका पैरेलल सर्किट भी पूछा गया है सिलेबस में। ठीक है, पैरेलल सर्किट भी दिया है, तो आप लोग पैरेलल, अब कोई चीज आप लोग पढ़ रहे तो उसको पूरा ही पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं cos फाई से। तो cos फाई का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों वही वाला, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है जी, कर्ण क्या है y। ठीक है, अगर पावर फैक्टर एंगल बोला, पावर फैक्टर एंगल बोला तो आपको फाई निकालने बोल रहा है। तो फाई कहां से निकलेगा, इसी को उल्टा दीजिए, cos इनवर्स फिर जी बटा y, बस यही तो हुआ। ये हो गया पावर फैक्टर एंगल। तो सारा चीज हम पढ़ लिए दोस्तों, सारा चीज मैं आपको बता दिया। अब खाली एक चीज बचा हुआ है, एक चीज क्या बचा है, अब एक चीज बचा हुआ है, वेव डायग्राम, वेव फॉर्म कैसे करेंगे आरसी सर्किट का। बहुत आसान है, उसको भी मैं बता देता हूं उसमें भी। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि बताइए, एक चीज मैं आपको बताने भूल गया, कोई आपसे पूछेगा कि बताओ फेजर डायग्राम हम क्यों छापते हैं, क्या जरूरत है फेजर डायग्राम छापने का। हम लोग सर्किट डायग्राम से भी तो समझ रहे थे, फेजर डायग्राम छापने का या फिर फेजर डायग्राम बनाने का हमारा यही मोटिव रहता है कि हमको पता चले कि रेजिस्टर और वोल्टेज और करंट एक दूसरे का कितना फेज अलग थलग है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग यहां से भी बता सकते, हम लोग यहां से भी बता सकते कि जैसे पूछेगा आरसी सर्किट बता रहे, आरसी सर्किट, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे आरसी सर्किट तो सी यानी कैपेसिटिव सर्किट का बात हो, तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V0 sin ओमेगा टी। ये मैंने आपको कैपेसिटिव सर्किट जब पढ़ा रहा था तभी बता दिया था। और I बराबर होता है I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होता है, ये मैंने आपको तभी बताता।
बताया था, और यहां से भी आपको पता चल रहा है कि वोल्टेज से ज्यादा होता करंट कितना, π/2। तब फिर फेजर डायग्राम का जरूरत क्यों हुआ? फेजर डायग्राम का इसीलिए जरूरत हुआ कि अगर मान लेते कोई स्टूडेंट ये वाला भूल गया, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस उसको याद है, तो इसीलिए तो देखते हैं ना कि हमको कोई डिफिनेशन याद करना मुश्किल होता है, डिफिनेशन से जल्दी याद होता है हमको क्या, कोई फिगर यदि छपा हुआ है दिमाग के सामने, फिगर याद रह जाता, हाँ फिगर तो में इस तरह था, ये वाला वोल्टेज तो ऊपर था और ये वाला वोल्टेज तो नीचे था। फिगर से हमको याद रहेगा कि हाँ कैपेसिटिव सर्किट में बी ऊपर था 1/XC और 1/R नीचे था, इस तरह से हमको याद रह जाएगा कम से कम। चलिए ये सब भूल गए तो ये वाला तो याद रहेगा ना, इधर और इधर और इधर इसमें ऊपर होता है। अब क्या ऊपर होता है वो आपको अपने पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला आप लोग देखेंगे कि इसमें सेम क्या रहता है पैरेलल सर्किट में वोल्टेज, तो ये जाहिर सी बात है कि वोल्टेज का होगा और ये करंट का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फेजर डायग्राम क्यों बनाया जाता है ये समझिए, ताकि हमको ये वाला याद रहेगा। इसको देख करके देखिए इसमें जल्दी दिख जा रहा है कि यहाँ पर जो 1/R यानी जी जो है ना वो फाई एंगल ऊपर ए माने फाई एंगल इससे ज्यादा है, कौन, वाई, ये नीचे ये ऊपर है यानी ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, फाई एंगल। तो ये फिगर देख के बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाता है। अब हम लोग वेव फॉर्म करते हैं, ठीक है, वेव डायग्राम चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म कैसे करेंगे, वेव फॉर्म तो यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन देंगे, एक रेफरेंस लाइन, और ये जाएगा ऊपर। तो ये वाला जो गया ये एंगल के लिए गया, ओमेगा टी के लिए, एंगल के लिए गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दो चीज का जरूरत होगा, दो चीज, एक वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है और एक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हम लोग कैसे पता चलेगा, सी को देखकर, कैपेसिटर को देखकर। तो कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज क्या था, V0 sin ओमेगा टी, याद कीजिए मैंने आपको बताया है। और करंट क्या था, I0 sin ओमेगा टी, और प्लस का फाई। अब फाई मतलब कैपेसिटिव सर्किट में π/2 था, इसमें π/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो फाई है वो फाई जो है ना वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम है, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा बता रहे यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो है प्लस फाई, तो यहाँ पर फाई कितना डिग्री का है बता दो, तो आप लोग बोलिएगा कि फाई जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा 90 से कम, बस सिंपल सा। अब देखिए वेव फॉर्म ऑफ आरसी सर्किट, तो यहाँ पर वेव फॉर्म कैसे करेंगे, तो आपको इस फॉर्मूला को देखकर कुछ समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूला को देखकर मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि वोल्टेज यहाँ पर 90 डिग्री इससे कम है और करंट इससे 90 डिग्री ज्यादा है, 90 मानने पूरा 90 नहीं, फाई। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो फाई एंगल कम है और करंट इससे वोल्टेज से फाई एंगल ज्यादा है। देखिए करंट में प्लस लगा हुआ है यानी वोल्टेज से ज्यादा है ना। तो यहाँ पर करंट ज्यादा है, तो करंट ज्यादा है, जो ज्यादा रहेगा उसको यहां से शुरू कीजिएगा, जीरो से, उसको यहां से शुरू कीजिएगा जीरो से, जो ज्यादा रहेगा। और उसको और हमेशा करंट को आप लोग प्रयास कीजिएगा कि हमेशा करंट को वोल्टेज से अलग दिखाने के लिए करंट को हमेशा आप डॉटेड लाइन से बनाइए, ठीक है। ये हो गया करंट का, ये हो गया करंट का, ये किसका हो गया, करंट का, I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई का, ठीक है। ये भी अब जाहिर सी बात है कि करंट से कम है, तो इसका मतलब कम है माने इधर से शुरू करेंगे ना इधर से शुरू करेंगे ना जीरो से, बोलिए किससे शुरू करेंगे, कहां से, मतलब इधर से शुरू करेंगे यहां से ना यहां से उसी जीरो से ना थोड़ा आगे बढ़ा करके। जाहिर सी बात है कि करंट ज्यादा है वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम है तो करंट का इधर से शुरू होगा, कितना कम है, फाई एंगल कम है, तो मान लेते हैं यहां से शुरू हुआ, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, फाई का। तो यहां से, और हमेशा वोल्टेज को करंट से अलग दिखाने के लिए प्योर लाइन का रूप में इसको दिखाई, तो हम लोग इसको छापेंगे इस तरीके से, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा किसका, वोल्टेज का, ये वाला जो मेरा वेव फॉर्म है ये वोल्टेज का है। कोई आपसे पूछेगा यहां पर भी कोई आपसे पूछेगा कि बताओ रे या फिर छाप के दिखाओ रे कि वेव फॉर्म आरसी सर्किट का वेव फॉर्म कैसा होता है, तो आप फटाक से उसको छाप के दिखा दीजिए। करंट को जीरो से शुरू कीजिए, वोल्टेज का थोड़ा आगे बढ़ा करके, कितना आगे बढ़ाएंगे, फाई, उधर भी कितना पीछे रहेगा या फिर आगे बढ़ जाएगा, वोल्टेज कितना आगे बढ़ जाएगा, फाई, इधर आगे बढ़ा तो इधर भी आगे बढ़ाएंगे तब ना मेकअप होगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरा वेव फॉर्म, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका ट्रिक भी मैं बता रहा हूं कि जो भी ज्यादा रहेगा उसको जीरो से शुरू कीजिए और जो कम रहेगा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके शुरू कीजिए,
बस इस तरह से ट्रिक याद करके भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर लिखा हुआ है आरसी सर्किट का वेब फॉर्म में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये देखना है एलआर सीरीज सर्किट या फिर एलआर पैरेलल सर्किट, तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए, वहां पर आपको एलआर सर्किट समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।